नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, लाइफ कोच और मनोचिकित्सक डॉक्टर विवेक शुक्ला। आज हम लोग एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जिसको सुनकर महिलाएं, खास तौर से लड़कियां, उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। पेरेंट्स, उनके माथे पर चिंता की रेखाएं पड़ जाती हैं और वो है रेप, यानी कि बलात्कार। सबसे पहले हमें रेप की मानसिकता को समझना होगा कि आखिर क्यों हमारे देश में सामूहिक बलात्कार या रेप इतने बड़े पैमाने पर और इतने ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। दोस्तों, रेप एक ऐसा घृणित कृत्य है जिसको मानसिक विकृति के रूप में हम ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर किसी को पसंद करता है, किसी को चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उससे जबरियन, बिना उसकी मर्जी के उसके साथ दुष्कर्म करे और शारीरिक संबंध बनाए। मैं आपको कुछ छोटे एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेप आखिर हमारे देश में उसकी जड़ें कहाँ से हैं और कैसे वो पनपता है। भारतीय क्राइम अनुसंधान परिषद के हिसाब से लगभग 68% केसेस, बहुत चौंकाने वाली बात आपको बता रहा हूँ, लगभग 68% केसेस जो होते हैं बच्चियों के, उनके यौन शोषण की शुरुआत, प्रारंभ में उनके परिवार, घर वाले, इष्ट मित्र, यार दोस्त और रिलेटिव्स, उनके द्वारा हो। बहुत कम एज में जब उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होती है, जिसके कि केसेस कभी बाहर सामने आ ही नहीं पाते, और अगर आते भी तो बहुत कम प्रतिशत आ पाते हैं, क्योंकि उसमें लोक लज्जा, समाज का भय, क्योंकि उस काम को करने वाला अपना नज़दीकी, अपना रिश्तेदार, अपना पड़ोसी, अपना दूर का रिश्तेदार या पास का रिश्तेदार, इस तरीके के लोग होते हैं, तो जिसके बारे में लोग कंप्लेंट करने से, बताने से घबराते हैं। मुद्दा ये है कि सभी लोग ये इस बात को कहते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को समय से आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह सारे उपदेश, सारे ज्ञान लोग लड़कियों को देते हैं। और वहीं जब उनका लड़का, उनका बेटा, उनका अपने घर का बेटा, वो जब किसी दूसरी लड़की के साथ अपने संबंध को बताता है कि उससे मेरी दोस्ती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हम बड़े मुस्कुराकर, बड़े खुश होकर या तो उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको कुछ न कह के एक शय देते हैं। यहाँ तक कि उसमें उनकी बहनें, उनके परिवार के लोग, वो सब भी बड़ा उसका मज़ा ले लेके सुनते हैं। बुनियाद यहीं से पड़ती है। मुख्य जिम्मेदारी, अगर हम उसको क्रमबद्ध तरीके से करें, तो पहली जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप की आती है कि जो अगर लड़कियों के ऊपर बंदिशें लगाते हैं, लड़कियों के लिए वो तरह तरह के कानून और नियम कायदे बनाते हैं, तो वो लड़कों को ये क्यों नहीं समझाते, वो क्यों नहीं सिखाते कि किसी भी लड़की को गलत तरीके से छूना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, ये अपराध है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा परिवार में भी बहिष्कार होगा और तुम्हारे ऊपर सख्ती से तुमको निपटा जाएगा। इसका प्रारंभ, इसकी शुरुआत हम बचपने से, जब उसको समझ में आने लगती है, जब वो अपने टीन एज में होता है, उसमें से क्यों नहीं करता।
हम में से अधिकांश परिवार ऐसा कुछ भी नहीं करते। उसके बाद टीनेज आती है। टीनेज आने में और उसके टीनेज बल्कि स्टार्ट होने के पहले ही आजकल तो आंकड़े बदल गए हैं। मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब और पोर्नोग्राफी और ये सब जितनी चीज़ें हैं वो बहुत सुलभता से उपलब्ध हैं। अब कच्चे मस्तिष्क में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी उत्कंठा आकांक्षाएं होती हैं ये जानने के लिए कि ये क्या है, ये इसको कैसे कहते हैं, क्योंकि उनको सेक्स के बारे में आइडिया नहीं होता है। या तो दोस्तों से पता लगता है, दोस्तों से जो सुनते हैं उसको वो अपने मोबाइल में सर्च करते हैं और उसको वो चुपचाप देखते हैं। अब चूँकि पूरी शिक्षा व्यवस्था, सारा सिस्टम ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन लगा हुआ है, अब वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है या पोर्नोग्राफी देख रहा है या ऊट पटांग फिल्में देख रहा है जो उसकी उम्र से पहले उसको नहीं देखनी चाहिए, इसके लिए वो ज़रा भी केयर नहीं करते। हाँ, वहीं अगर उसके घर में उनकी लड़की अगर ऐसा कर रही है तो ज़रूर वो कहेंगे कि भाई तुम इतनी बजे रात तक क्यों जग रही हो, तुम ऐसा क्या कर रही हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अक्सर मध्यवर्गीय परिवार में और लोअर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन, हायर इनकम ग्रुप में भी इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमें अपने दोहरे मापदंड को बदलना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरी, रेप या सामूहिक दुष्कर्म, इस तरीके की जो घटनाएं जो बिल्कुल दिमाग को उद्वेलित कर देती है, उसके लिए दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है नशा। शराब आजकल हमारे समाज में एक स्टेटस सिंबल का रूप ले चुकी है। शराब पीना एक स्टेटस सिंबल की बात है। मध्य वर्ग परिवार में हो, चाहे निम्न वर्ग हो और चाहे उच्च वर्ग हो, शराब को बहुत आम रूप में हम स्वीकार करने लगे। इसके अतिरिक्त न जाने कितनी चीज़ें, चरस, गांजा, बड्स और LSD वगैरह वगैरह वगैरह, आपको मालूम है आजकल जो चर्चित केस बॉलीवुड का चल रहा है उसके ज़रिए आपको पता होगा कि न जाने कितनी तरीके की चीज़ें, न जाने कितने तरीके के नशे उपलब्ध हैं। जब एक युवा नशे में होता है और उसने इस तरीके की कोई विकृत मानसिकता, कोई इनिबिशन, कोई कॉम्प्लेक्स उसके बचपन से बना हुआ है और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं, किसी ने भी उसको रोका टोका नहीं, तो वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को निकालने के लिए जैसे ही उसको अवसर मिलता है, जैसे ही वो अकेली महिला, अकेली लड़की को देखता है, उसके अंदर का वो पशु, वो जानवर सामने आ जाता है, क्योंकि उसके लिए उसके पास कोई आउटबर्स्ट नहीं है। तो एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, ये माँ बाप की जिम्मेदारी, गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात पे नज़र रखें कि क्या उनका बेटा या बेटी, उसके व्यवहार में किसी तरीके की असामान्य हरकत है, क्या वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसकी नॉर्मल रूटीन हैबिट से अलग है। मसलन रात को देर तक जागना जो कि कॉमन है, अलसाया हुआ रहना, ठीक से बात का जवाब न देना, झुंझलाते रहना, चिड़चिड़ाते रहना, मूड स्विंग्स, कभी एकदम खुश हो जाना, कभी एकदम गुस्सा हो जाना, कभी एकदम चिल्लाने लगना। तो इस तरीके की असामान्य गतिविधियां अगर हम देखें, अगर हम पाएँ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा बेटा या बेटी पहले जिस तरीके से उसकी सामान्य उसका व्यवहार था, उसमें ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो उसके लिए उसके साथ बैठ के
बातचीत करें, धीरे से, ना सीधे सही तो धीरे से उससे पूछें, समझने की कोशिश करें उसके मित्र, उसके यार दोस्त कौन है। अक्सर लोग कहते हैं मॉम आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ हाउस, जस्ट गोइंग फॉर अ पार्टी, गोइंग फॉर हैंग आउट। तो जब ये चीज़ वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, यहाँ पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि वो कम से कम पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग हैं, वेन्यू क्या है, किस जगह पर जा रहे हैं और कब तक आएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सिक्योरिटी की दृष्टि से आपका फ़र्ज बनता है और आपका अधिकार भी बनता है कि आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं, जब तक कि वो बालिग होके और शादीशुदा नहीं हो जाता। और उसके बावजूद अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं और आप इतने आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी संयुक्त परिवार का मज़ा ले रहे हैं जबकि वो ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये होती है दूसरी बात। तीसरी, हमारे देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी कठिन है कि कोई केस, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई रेप का केस ऐसा हो जाता है तो सालों तक उसको न्याय नहीं मिलता। उसके एग्ज़ाम्पल आपको याद हैं, दिल्ली का बहुचर्चित केस आपको पता है, दक्षिण का बहुचर्चित केस आपको मालूम है, और इस तरीके के न जाने कितने केसेस होते रहते हैं। कुछ ज़्यादा हाईलाइट में आ जाते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाते हैं, और न जाने अनगिनत कितने केसेस हैं जो दब जाते हैं, जिनको वो कवरेज, वो मीडिया कवरेज, वो लाइमलाइट नहीं मिल पाती। तो जब तक हम इस जड़ के बारे में नहीं सोचेंगे, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए माता पिता, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि जो संस्कार हम बेटी को दे रहे हैं, जो अपेक्षाएं हम बेटी से रख रहे हैं, जो बंदिशें हम बेटी के ऊपर लगा रहे हैं, उससे अपने बेटे को, अपने लड़के को वो संस्कार, वो बंदिशें, वो शिक्षा हम क्यों नहीं देते कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखें, लड़कियों का सम्मान करना सीखें। तीसरी बात, ये जो एक महामारी फैल गई है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं GF एंड BF, तो साहब आजकल हर मध्यम वर्गीय परिवार में, ख़ास तौर से मैं मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार में GF और BF होना हर शहर में, हर गली कूचे, यहाँ तक कि कस्बों तक में ये महामारी फैल गई है और ये एक आम बात है। अब युवा पीढ़ी ये नहीं समझती कि गर्लफ्रेंड और फ्रेंड, बॉयफ्रेंड और फ्रेंड, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। फ्रेंड यानी दोस्त, बॉयफ्रेंड यानी दोस्त से कुछ ज़्यादा, दोस्त से काफ़ी ज़्यादा। वही हाल लड़कियों के लिए वही चीज़ लागू है। फ्रेंड यानी कि फ्रेंड, एक अच्छी दोस्त, लेकिन गर्लफ्रेंड यानी कि एक अच्छी दोस्त से ज़्यादा। ये जो कल्चर है, ये जो चीज़ है, ये हमारे देश की नहीं है। ये हमने विदेश से वहाँ की जो और गंदगी हमने आयातित की है, उसी के साथ साथ ये हमने इसको भी अपने यहाँ अपना लिया है। उनकी अच्छी चीज़ें नहीं सीखी हैं, उसको जाने दीजिए, लेकिन ये हमने अपना लिया है। उनको बुनियादी फ़र्क नहीं मालूम कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और एक फ्रेंड, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में वहाँ पर साथ रहना, एक साथ एक ही रूम में रहना, रूम शेयर करना, साथ में खाना खाना, साथ में खाना बनाना, साथ में पार्टी करना और रात में साथ में सोना, और सोते समय उनके शारीरिक संबंध भी बनना। जब साथ रहेंगे तो शारीरिक संबंध भी बनेंगे। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को परिभाषित करता है। फ्रेंड इसमें कहीं नहीं आता। दोस्त केवल एक
सच्चे दोस्त की भूमिका निभाता है, जिसके साथ आप खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, चुटकुले, जोक्स, गाने, ये सब हॉबीज़, पढ़ाई, स्टडीज़ आप डिस्कशन कर सकते हैं। पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लड़कियां बड़े शौक से अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये गैजेट दिलाया, ये क्रीम दिलाई, ये पाउडर दिलाया, ये मेकअप किट दिलाई, ये ड्रेस दिलाई, वो ड्रेस दिलाई। अब वो लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है क्या, मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, इसका बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है। अब वो अपना भी बॉयफ्रेंड बनाने के मूड में भी आ जाती है और वो उसकी तलाश में भी रहने लगती है। सिमिलरली यही चीज़ लड़कों के ऊपर लागू होती है। लड़के आपस में बताते हो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने ये किया उसके साथ, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ पिक्चर हॉल में मूवी देखने गया, ये किया, पार्क में गया तो ये किया। अभी लड़के को लगता है कि यार वो तो बड़े मज़े ले रहा है, बड़ी मस्ती कर रहा है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं। वो भी उसी में लग जाता है, उसी प्रयास में कि मुझ में क्या कमी है, मैं कैसे क्या करूं। वो भी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लग जाता है। एक तो इससे अपराध का जन्म होता है। अगर आप वो धनी परिवार का और रिच फैमिली का अगर है, तब तो उसके पास पैसों कोई कमी नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो उस चीज़ को पूरा कर लेता है। लेकिन अगर वो धनी परिवार का नहीं है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपराध करता है। घर वालों की जेब से पैसे निकालने से शुरुआत होती है, पिता की जेब से, फादर की जेब से पैसे निकालना, मदर के पर्स से पैसे निकालना, चोरी करना, ज्वेलरी बेच देना, बाइक चुराना और तरह तरह की टप्पेबाजी और तरह तरह की जालसाजी, फ्रॉड, चेन स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें वो शुरू कर देता है। चूँकि उसको नशे की लत भी लग ही जाती है, ऐसी संगत में बाय एंड लार्ज लग ही जाती है, उसको भी पूरा करना होता है। उसको अपने साथी, अपने पार्टनर के लिए ड्रेसेस, गैजेट्स, बाइकिंग, उसके पास नई मॉडल की बाइक होनी चाहिए, नए मॉडल की कार होनी चाहिए। तो एक ऐसे मकड़ जाल में फंस जाता है, लड़का हो या लड़की, दोनों, कि वो उनका उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और उस हाई कल्चर, हाई सोसाइटी और आधुनिकता के नाम पर जब वो कभी सुनसान जगहों पर जाते हैं, अकेले में जाते हैं, तो उनके बीच में शारीरिक संबंध बनना बड़ी आम बात है। शारीरिक संबंध जब बनते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा जो बुरा अनुभव और जो दुष्परिणाम अगर किसी को भोगना पड़ता है तो वो लड़की को, क्योंकि पुरुष प्रधान सत्ता है, पुरुष प्रधान समाज हमारा। आज हम कितने भी आधुनिक हो गए हों, पर आज भी लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वो वर्जिन हो, वो कुंवारी हो। लड़के से ये कोई नहीं पूछता कि वो वर्जिन है या कुंवारा है, ना तो उसके पेरेंट्स इस बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, ना ही समाज में कोई। लेकिन लड़की से जरूर ये अपेक्षा की जाती है कि वो वर्जिन हो, लड़के से अपेक्षा नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये कि जो चीज़ आप अपनी लड़की के लिए लागू करते हैं, वही चीज़ें, वही नियम, वही कायदे आप अपने बेटे के लिए लागू करें। जो संस्कार आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं, जिस तरीके का व्यवहार आप अपनी बेटी से उम्मीद करते हैं, उसी तरीके के व्यवहार की अपेक्षा के लिए आप अपने बेटे को जब अपने वो किशोर वय में आए, टीन एज में आने के पहले आप उसको उस तरीके के संस्कार डालिए को आपको बता के जाए। और कभी भी बच्चों को अपने नज़दीकी रिश्तेदार, घनिष्ठ से घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्तेदार, परिवार के लोग, यार, मित्र, किसी के पास अपनी लड़की को, अपनी नाबालिग लड़की को, अपनी छोटी बच्ची को, 1 साल तक की बच्ची को, 2 साल तक की बच्ची को तक, वहाँ तक भी आप उसको मत छोड़ें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये पोर्नोग्राफी देख देख के
ये अश्लील वीडियो देख देख के इसकी जो एक लत लग जाती है, एक हैबिट पड़ जाती है। कौन व्यक्ति किस मानसिक रोग से ग्रस्त है, किस तरीके के मनोविकार से, किस तरीके के इनिबिशन और कुंठाओं से, सेक्सुअल प्रॉब्लम से वो ग्रस्त है, और आपका परिवार का कोई सदस्य उसका शिकार बन जाए। तो दोस्तों, आज की बात मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस हो हल्ले से, कैंडल लाइट करने से और कैंडल मार्च निकालने से, सरकार को कोसने से, समाज को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध न हो, तो जो अपेक्षाएं आप अपनी लड़की से करते हैं, जो अपेक्षाएं आप अपनी लड़की, वही अपेक्षाएं आप अपने लड़के से भी करें। जो संस्कार आप अपनी लड़की से उम्मीद रखते हैं, उन्हीं संस्कारों को आप अपने बेटे को भी दें। अगर बेटे या बेटी में किसी असामान्य व्यवहार को आप देखें तो उसको नोटिस करें, काउंसलर की मदद लें, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद लें, बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। नंबर 3, अगर किसी तरीके का ड्रग, नशा वो करता है, उसके लिए भी आप काउंसलर की मदद लें। बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल शर्माएं नहीं कि समाज क्या कहेगा। सोशल टैबू से बिल्कुल निकल जाए। और जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, निश्चित तौर से समाज सेवी संगठन, राजनीतिक दल सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें गठित हों कि 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसका निर्णय आ जाए और उसमें बहुत ही सख्त से सख्त, कठोरतम सज़ा का प्रावधान। तो इसलिए अगर आप चाहते कि इस तरीके की कोई घटना आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ना घटे, तो इन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम शुरुआत के 13-14 साल तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम कहीं पर भी अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। इनसे बचें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उनके पास बैठें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उनको खुद सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मनोचिकित्सक, काउंसलर की मदद लें और उसकी मदद लेने में ज़रा भी ना हिचकें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।